स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज चैप्टर 13 देखिए, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए ये क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes result cannot be predicted or determined in advance। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट या आउटकम्स जो हैं हम पहले से नहीं जान सकते, उसको हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टॉसिंग ए क्वाइन। ठीक है, क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसको पहले से नहीं कह सकते कि हेड आएगा या क्वाइन टेल आएगा। इसी प्रकार जैसे कि देखिए आप थ्रोइंग ए डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आते हैं, बट ये पहले से नहीं कह सकते कि 3 आएगा कि 2 आएगा, तो इसलिए इनको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड को हम निकालते हैं तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इसके बाद में सैंपल स्पेस देखिए नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल, देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसके जो जितने भी आउटकम्स है उसका जो सेट होता है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे मैंने बताया था टॉसिंग ए क्वाइन, तो क्वाइन को टॉस करते हैं तो 2 ही पॉसिबल आउटकम होते हैं, हेड या टेल। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था थ्रोइंग ए डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनको हम सभी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। उसके बाद में हमारा होता है नेक्स्ट इवेंट। देखिए इवेंट क्या होता है, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस होता है उसके जो सबसेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं यहां पर द सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ध्यान दीजिए, जो भी सबसेट जो हमारा सैंपल स्पेस है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें सैंपल स्पेस मिला है, उसके जो सबसेट्स होते हैं उसको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जैसे कि हमने एक डाई को थ्रो किया, यहाँ पे मैं यहाँ पर ए को डिफाइन करता हूँ, गेटिंग एन इवन नंबर। देखिए बी को डिफाइन करते हैं हम, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ए के अंदर क्या आएंगे, देखिए इवन नंबर में 2 4 6, बी में आता है यहाँ पर 1 3 5। ये दोनों जो हैं ए और बी, इसको हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। तो स्टूडेंट यहां तक देखिए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद में देखिए इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट विच डज नॉट अक्कर, जो कभी अक्कर नहीं होता है। ठीक है, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे आपने 10th 11th में पढ़ा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है। श्योर इवेंट क्या होता है, विच ऑलवेज अक्कर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में होता है, देखिए थोड़ा सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बताता हूं। 2 इवेंट्स आर said to be mutually exclusive if म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं यहां पर, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5।
मतलब दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था सैंपल स्पेस हमने लिया था 1 2 3 4 5, हमने डाई की बात की थी, ए में हमने इवन नंबर की बात की थी और बी में हमने बात की थी ऑड की। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर 5 है, तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। एक होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्या होता है, जब ए यूनियन बी इक्वल टू एस हो। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा बेसिक था। इसके बाद में जो 12th क्लास का है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपको पहले बताया गया 11th क्लास में भी कि भाई जैसे ये निकालते थे हम ए यूनियन बी, ठीक है, तो इसके लिए लिखते थे ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट में आपने पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी में भी 11th क्लास में आपको बताया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिक कंसेप्ट है, टू इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नया कंसेप्ट आता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B has already occurred, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जो भी डिनोमिनेटर यहाँ पे अपॉन में होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। थोड़ा सा और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इवेंट, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये होता तो हम क्या लिखते हैं, बी बाई ए। देखिए इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान हो E बाई एफ को लिखेंगे हम। देखिए थोड़ा सा, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। यही हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट, जैसे एक कंसेप्ट और A इंटरसेक्शन B को और B इंटरसेक्शन A, ये दोनों ही एक जैसी बातें हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखिए आप 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिवन दैट E एंड F आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0.6। हम सबसे पहले डेसिमल को खत्म करेंगे तो 6/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 0.3 मतलब 3/10। ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0.2 मतलब 2/10। देख सकते हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखिए, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले पार्ट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F दैट इज इक्वल टू, जैसे कंडीशनल थ्योरम बताइए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये हमें मेंशन करना है। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 2/10 और F की वैल्यू थी यहाँ पे 3/10। देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, 2/10 इंटू, रिवर्स करके लिखिए इसको, पलट के 0 से कैंसिल मतलब 2/3। सिमिलरली दूसरे पार्ट को देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ये है F बाई E, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इसकी वैल्यू थी 2/10 देख सकते हैं, और E की वैल्यू थी 6/10, तो ये कैंसिल, यहाँ पे 2/6 कैंसिल कर सकते हैं 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.8 मतलब डेसिमल खत्म किया तो 8/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0.5 5/10 और इसको लिख सकते हैं 4/10। ये आपको गिवन है। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यू हैव टू फाइंड आउट। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन को ध्यान दीजिए। हमें ये दे रखा B बाई A की वैल्यू है 4/10। एक्चुअल में ये क्या होता, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो इसकी वैल्यू है 4/10। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर 8/10 दैट इज इक्वल टू 4/10। नेक्स्ट स्टेप में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4/10। इस देखिए डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8/10 मतलब 32/100। ये पहला पार्ट है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। दूसरे पार्ट को देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना था, A बाई B निकालना था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 32/100। B की वैल्यू थी यहाँ पर 5/10। इसको रिवर्स करके सही करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ
32/100। जब भी 4 टर्म्स होते हैं तो नीचे वाली जो 2 टर्म होती है इसको रिवर्स करके लिखते हैं पलट के 10/5। देख सकते हैं आप इसको अच्छे से, इससे ये कैंसिल मिलता है 32/50। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 16/25, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए अच्छे से। ए यूनियन बी का जैसे आपको रूल बताया था, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू 8/10 और ये था यहाँ पे 5/10। इसको हमने निकाला 32/100। इसका जो एलसीएम आता है 100 आता है, तो 100 के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 80 प्लस में 50 माइनस में 32 दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए 130 माइनस में 32/100, मतलब क्या मिलता है 98/100, मतलब 0 पॉइंट आप देख सकते हैं 98, ये लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालनी है। 2 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, ये गिवन है आपको। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू 2/5, ये गिवन है आपको, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं हम, देखिए 2 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13, ये गिवन है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13 इंटू 2 को हमने डिवाइड में लिखा तो 5/26 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू तो मुझे पता है ये 5/13 है। हम इसको यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 5/13, ये गिवन एक्चुअली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में 2/5 इंटू 5/13, देखिए ये कैंसिल मिलता है 2/13, आप चेक कर सकते हैं। अब हमें तो ये निकालना है, देखिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू थी, देखिए ए की वैल्यू थी 5/26 प्लस में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू थी 5/13 और ये हमने निकाला 2/13। इसका एलसीएम देख सकते हैं आप 26 हो जाता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 4, तो ये मिलता है देखिए 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 11/26। ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन को दोबारा चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। 6 to 9 एक ही कंसेप्ट हमें निकालना है, ई बाई एफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। जैसे आपने 10th 11th में पढ़ा है, कॉइन को 3 टाइम पे टोस्ट किया गया है। सैंपल स्पेस देखिए क्या मिलता है, आप अच्छे समझिए। पहले 3 ऐड, हम कॉइन को 1 टाइम पे टोस्ट करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 टाइम 4 पॉसिबल, और यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 8 होते हैं। तो सभी को मैंने हेड में लिखा। उसके बाद में मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको चेंज करते हुए देखिए टेल हेड हेड। उसके बाद रिवर्ट करके लिख रहा हूँ मैं, टेल को हेड में चेंज कर दिया, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये सैंपल स्पेस हो गया। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इवेंट दे रखा है आपको डिफाइन करके, ई हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब ई क्या मिलता है आपको, ये दे रखा कि हेड आना चाहिए थर्ड टॉस पे, मतलब इस पे 1 2 3। तो जैसे कि ये पहले वाला इवेंट हो गया हमारा, इस पे नहीं है, यहाँ पर है। देखिए नेक्स्ट, हेड टेल हेड, उसके बाद में टेल हेड हेड, यहाँ पे देखा हमने थर्ड टॉस पे यहाँ पे हेड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लिखा। अब यहाँ पर नहीं है, ये लिखता हूँ नेक्स्ट, देखिए टेल टेल हेड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो पॉसिबल आउटकम जो है इवेंट ई में जो है 4 एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर। एफ में देखिए यहाँ पर हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ये कहता है कि पहले 2 टॉसेस पे क्या होना चाहिए, हेड होनी चाहिए। तो पहले इवेंट को देखते हैं, यहाँ पे पहले एलिमेंट में है, यहाँ पर पहले 2 पे, फिर हेड हेड टेल। देखिए पहले 2 पे इस पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये और कहीं पे भी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम बल्कि ये निकालता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूँ जो दोनों में कॉमन हो। आप अच्छे से चेक कीजिए, केवल एक ही एलिमेंट ऐसा जो दोनों में कॉमन आया है यहाँ पे। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके 8 थे यहाँ पे सैंपल स्पेस में, और यहाँ पे फेवरेबल है यहाँ पे 4, तो 4/8 ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल सकते हैं आप, अच्छे से देखिए
2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप निकाल सकते हैं, ये है 1/8 क्योंकि एक एलिमेंट था। हमें तो ये निकालना है यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी वैल्यू देखिए, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ई बाई एफ की वैल्यू है 1/8 और एफ की वैल्यू थी यहाँ पर 2/8। 8 से 8 को कैंसिल, मतलब 1/2। बाकी जो पार्ट है 6th क्वेश्चन के आप ट्राई कर सकते हैं, या एक पार्ट को और देखिए, एक सेकंड पार्ट को और देखते हैं। यहाँ पर देखिए पार्ट में दे रखा है यहाँ पे ई इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब ई में कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं हेड हेड हेड, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए यहाँ पर, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और जहाँ पे भी 2 आए हैं वो आप लिख सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो ई में ये आएंगे, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 2 और 2 से ज्यादा। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पर है, ये ऑर्डर कोई मेंशन नहीं कर रखा कि कहाँ पे आनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी आएंगे यहाँ पर। एफ में देखिए कहता है कि एट मोस्ट 2 हेड, कि भाई अधिकतम 2 हेड हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर वे भी आएंगे जिसमें हेड नहीं है, देखिए हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है। इसमें 3 थे, ये हमें नहीं लेना। अब इसको भी मैं लिखूंगा, भले ही इसमें हेड नहीं है, अधिकतम 2 थे, ठीक है। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेल टेल हेड, देखिए उसके बाद में टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4, 4/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप देख सकते हैं 7/8 मिलेगा आपको, क्योंकि अधिकतम 2 थे इसमें। 2 अधिकतम का मतलब होता है ये रिवर्स चलना, 2 1 0 तक, ठीक है। और एटलीस्ट में आगे बढ़ना, जैसे 2 है तो 2 से 3 भी आगे जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखिए आप इस कंसेप्ट को। तो एट मोस्ट थे 2 या 2 से कम, हमने सब लिख दिए यहाँ पर, इसको छोड़ दिया, बाकी सबको लिखा है यहाँ पर। अब हम ये निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ये वाला नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में देखिए ये एक इवेंट 2 आप देख सकते हैं, टेल हेड जिसमें टी और हेड, ये 3 इवेंट यहाँ पे कॉमन है, 1 2 3 1 2 3, आप चेक कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी होती 3/8। तो रिक्वायर्ड था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, इसके अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन की वैल्यू 3/8 अपॉन में एफ की वैल्यू है 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 3/7, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसके बाद में जो बाकी 6th के जो बाकी पार्ट्स हैं आप ट्राई कर सकते हैं। 7th भी सिंपल है। 8 देखिए, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, देखिए तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे यहाँ पे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, डाई को हमने 3 टाइम यहाँ पे, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, मतलब 6 × 6 × 6, मतलब 216, ये इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। पहला इवेंट डिफाइन किया गया है, देखिए 4 अपीयर, आप बुक में देख सकते हैं, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, ऑन थर्ड टॉस, जो 4 आना चाहिए वो थर्ड टॉस पे आना चाहिए, बाकी कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये लगा दी गई कि भाई जो 4 है वो कम से कम थर्ड टॉस पे आने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूं, देखिए आप अच्छे से समझिए, 1 1 4, ठीक है, 1 2 4, अच्छे से देखिए, 1 2 3 4, मैं क्या कर रहा हूं, 1 को फिक्स किया, इस बीच वाले को चेंज कर रहा हूं मैं, आप अच्छे से देखिए। उसके बाद में 1 4 4, अच्छे से देखिए, 1 5 4, 1 6 4, मैंने 1 की रो को लेके चला, यहाँ पे पहली 2 डाई पे यहाँ पे चेंज करता रहा मैं, सेकंड डाई को मैंने चेंज किया, थर्ड को फिक्स कर रखा है और फर्स्ट को फिक्स कर रखा है। उसके बाद में देखिए 2 1 4, अच्छे से देखिए, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4 और 2 6 4, इसी प्रकार आप सभी को लिख सकते हैं। आप देखिए ये कितने इवेंट बनेंगे मैं आपको काउंट करके बताता हूं। जैसे 1 के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक लाइन में 6 आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले क्या किया है, फर्स्ट डाई को फिक्स किया है, सेकंड को चेंज किया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट को फिक्स किया है, सेकंड चेंज कर रहा हूँ। अब लास्ट में हमें मिलेगा 6 1 4, देखिए आप अच्छे से, 6 2 4, 6
3 4 6 4 4 और 6 5 4 और 6 6 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 यहाँ पे। तो टोटल जो आएंगे यहाँ पर ई के अंदर एलिमेंट वे 6 इंटू 6 आप देख सकते हैं 36 आएंगे। एक बार आप इसको जरूर देखें यहाँ तक। ई के बाकी एलिमेंट्स मैंने छोड़ दिए हैं, आप ऐसे फिल कर सकते हैं। जैसे एक और बताता हूँ मैं आपको, 5 1 4 आप लिख सकते थे इससे पहले, 5 2 4 5 3 4, देखिए आप 5 4 4, ठीक है, 5 5 4 और 5 6 4 ऐसे आप लिख सकते थे। तो 1 2 3 4 5 6 तो इस तरह रो वाइज कॉलम वाइज हो जाते हैं और 6 रो वाइज, मतलब टोटल जो हमारे इसमें इस इवेंट के अंदर एलिमेंट्स होते हुए 36 होते, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एफ में, एफ इवेंट यहाँ पर दे रखा है, आप अच्छे से देखिए यहाँ पर 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेज। पहले पे तो 6 और दूसरे पे 5 होना चाहिए, फिक्स कर दिया। तो 6 5 2 6 5 3, देखिए आप 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6, मतलब पहले 2 पे फिक्स किया गया था, पहले पे 6 दूसरे पे 5, मैंने लास्ट डाई को चेंज करके लिखा है। अब यहाँ पे बात आती है इसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं 6 एलिमेंट आए हैं एफ के अंदर, ठीक है। अब हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसको देखिए 6 5 1, यहाँ पे 6 1 4 है, नहीं है, 6 2 4 है यहाँ पे 6 5 है, नहीं है, ना ये मिलता ना ये, आप देख सकते हैं 6 5 4, ये एक एलिमेंट ऐसा है जो सभी में मैच हुआ है, मतलब इसमें कॉमन आएगा 6 5 4, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने निकाली है 36/216 और एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं 6/216 और इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/216। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था हमारा ई बाई एफ, देखिए इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग 126 अपॉन में एफ की वैल्यू थी यहाँ पर 6/216, इससे कैंसिल, मतलब 1/6। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा से चेक कीजिए, जो कॉन्सेप्ट है मैंने इसमें आपको बताया है, अच्छे से चेक कीजिए आप दोबारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। देखिए इसके सैंपल स्पेस की बात करते हैं। मदर है यहाँ पे, फादर और सन, वे एक फोटो के लिए, फैमिली पिक्चर के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या पॉसिबल है। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, सबसे पहले फादर को फिक्स करते हैं, फादर मदर सन। ऐसा हो सकता है कि फादर सन मदर, मैंने फर्स्ट को फिक्स किया, बाकी को चेंज किया। अब उसके बाद में मदर को फिक्स करता हूँ तो फादर सन, ऐसा हो सकता है मदर सन फादर हो सकता है, और ऑप्शन हो सकता है कि सन को फिक्स करते तो मदर फादर या सन फादर और मदर। मतलब जो सैंपल स्पेस में हमारे इवेंट ये 6 बनेंगे। इसके बाद में जो क्वेश्चन है आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड। 2 डाई है यहाँ पे, ब्लैक और रेड है यहाँ पर। तो सैंपल स्पेस में देखिए जब भी 2 डाइज को रोल्ड किया जाता है यहाँ पर, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता होंगे 36 बनते हैं, मतलब 1 1 1 2 1 3, आपने 11th 10th में पढ़ा है, 1 4 1 5 1 6। सेम पैटर्न पे आप लिख सकते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, आपको पूरे लिखने हैं ये सैंपल स्पेस में। तो टोटल हमने मान लिया 36, ठीक है। अब देखिए फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन ए। हम इवेंट ही डिफाइन करते हैं, गेटिंग सम ग्रेटर देन 9। जो सम होता है हमारा वो 9 से ग्रेटर होना चाहिए, ये है पहला इवेंट। उसके बाद में एफ इवेंट देखिए में क्या दे रखा है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। ये दे रखा है यहाँ पे, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5 आना चाहिए यहाँ पर। तो ई के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे समझो हमारा ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। मैं एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 1 5 2 5 3, आप देख सकते हैं 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। इससे पहले जो था 4 1 4 2 4 3 4 4
4 5 और 4 6 होता है यहाँ पर, क्योंकि जो 3 की रो में होता 3 6 लास्ट में आता तो इसका सम 9 ही होता, यहाँ पे ग्रेटर देन 9 है। तो ई में क्या क्या आएगा यहाँ पर देखिए 4 9। देखिए मैं यहाँ पे इसके बाद में जो भी एलिमेंट आए हैं ये ग्रेटर देन 9 पे आया है, इसका जो सम है ग्रेटर देन 9 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब ई में क्या आएगा यहाँ पर देखिए 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, प्लीज सी केयरफुली। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। उसके बाद में एफ में देखिए क्या मिलता, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन A5, कि इसके अंदर सारे के जो ब्लैक, हमने ऐसा माना कि जो पहली डाई वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड जो डाई है उसको रेड को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो देखिए अब इसमें कहा कि ब्लैक डाई पे जो है 5 आना चाहिए यहाँ पर, अच्छे से देखिए आप। तो इसके अंदर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो मिलेगी आपको 6/36। अब बात आती है इनके इंटरसेक्शन की। इनमें इंटरसेक्शन क्या होगा आप अच्छे से देख सकते हैं, मैंने यहीं पे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो इसमें इंटरसेक्शन में आएगा 5 5 और 5 6, आप चेक कर सकते हैं। मतलब इसकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ये आएगी 2/36। अब हमें क्या निकालना है देखिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन, हमें ये निकालना है E/F, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जैसे डेफिनेशन में पता है, ऊपर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 2/36 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी है 6/36, इससे ये कैंसिल, मतलब 2/6 दैट इज 1/3। सेम आप सेकंड पार्ट को ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए उसके बाद में, ए फेयर डाई इज रोल्ड, जैसे कि डाई को रोल्ड किया गया तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ई में दे रखा है 1 3 5, एफ दे रखा है 2 3, जी दे रखा है 2 3 4 5, ऐसा गिवन है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो स्टूडेंट पहले हम E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। देखिए यहाँ पे E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पे 3, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन आया मतलब 1/6। सी केयरफुली, F के अंदर देखिए एलिमेंट है यहाँ पर 2, मतलब 2/6, तो इसको हमने कैंसिल किया तो 1/2, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सेम पैटर्न पे आपको ये करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। देखिए मैं कंसेप्ट को ही बता रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली थी, ये था यहाँ पे 1/6। E की वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 थे, तो 3/6, इससे कैंसिल, मतलब 1/3। उसके बाद में थर्ड पार्ट देखिए आप, देखिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट को देखिए, यहाँ पे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F/G, एंड ये इसमें थर्ड पार्ट में ही 2 पार्ट हैं, और यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F/G। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे ऑब्लिक G है। तो इसके मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या बनता है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F के अकॉर्डिंग। देखिए ये तो बेसिक कंसेप्ट बताया आपको, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E/G प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F/G माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ पे E इंटरसेक्शन F/G, ठीक है। तो देखिए अब इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G, आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G, आप अच्छे से देख सकते हैं, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F फिर इंटरसेक्शन G अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये एक कंसेप्ट है, आप इसको अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर बात करते हैं E इंटरसेक्शन G की बात करते हैं। देखिए E ये है, G ये है, इन दोनों में कॉमन देखिए यहाँ पे इसमें मिलता है 3 5 और यहाँ पे भी 3 5 है। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या मिलती इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक डाई को रोल्ड किया गया था, कॉमन हमें मिलता है 3 और 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो मिलती ये मिलती है आपको 2/6, और G की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं 4/6। सी केयरफुली, ठीक है। अब E इंटरसेक्शन G, सॉरी F और G के साथ में, F और G ये यहाँ पर इसमें दोनों में 3 कॉमन है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे 3 एक ही एलिमेंट आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, और G की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं 4/6 माइनस में। अब इनमें देखिए E और F में कॉमन देखिए, पहले E और F में है 3 और उसमें भी कॉमन है, तो एक ही एलिमेंट हुआ 3 जो तीनों में कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6,
और जी की प्रोबेबिलिटी 4/6। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट पार्ट है हमारा, इसमें ये इसको एक बार आप देखिए यहाँ पर, जैसे इसी में दे रखा थर्ड पार्ट में, सेकंड ऑप्शन में ये दे रखा, इसको निकालना था, तो ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्या होता है 1/6 इंटू 6/4, इससे कैंसिल, मतलब 1/4 हो जाता है, इसकी वैल्यू 1/4 होती। इस बात को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन, ये 2/6 प्लस में 1/6 माइनस में 1/6/4/6 था यहाँ पर, इससे ये कैंसिल, मतलब 2/6 और ये 6/4, इससे ये कैंसिल, मतलब 1/2 इसका आंसर है पहले पार्ट में, और 1/4 इसका आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है एफ और जी में। देखिए एफ और जी ये था यहाँ पर 2 और 3, मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी है 1/6, यहाँ पे आनी चाहिए 2/6, ये मेरी मिस्टेक है। बाकी जो कैलकुलेशन और बाकी सब सही है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 और 2 प्लस 4, 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आएगा एक्चुअली 3 आएगा यहाँ पे, जिससे हमारी मिस्टेक हुई। तो ये आएगा इसका आंसर 3/4। इसको आप दोबारा से चेक कर लीजिए, क्योंकि ई और एफ में, सॉरी एफ और जी में 2 और 3 दो एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन थे, मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो ये मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ द 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टेबल से करेंगे, आपको इजी लगेगा। देखिए 300 इजी ट्रू फॉल्स, इजी और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टेबल में लिखे यहाँ पर, एंड 200 डिफिकल्ट, मतलब यहाँ पर ट्रू फॉल्स ही क्वेश्चन है, वो 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छे से देखिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में 500 इजी मल्टीपल, इजी है और मल्टीपल, एमसीक्यू लिखा मैंने यहाँ पे 500, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 400 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आर डिफिकल्ट। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट की है यहाँ पर। इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, पहले हम इसी को कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे आप ऐड कीजिए इसको 800, यहाँ पे ऐड कीजिए, यहाँ पे 6 बनते हैं, यहाँ पे एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर और टोटल करता हूँ मैं, तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पर इसको ऐड किया तो 500, यहाँ पे 900, और इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये मिलता है 1400 क्वेश्चन हमें मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1400 क्वेश्चन हमें मिलते हैं यहाँ पे, 1400। आप चेक कर सकते हैं दोबारा से इन सभी का सम। ये तो जो इजी बने 800 है, यहाँ पर डिफिकल्ट है 600, समझिए आप बात को। ट्रू फॉल्स हमारे पास 500, एमसीक्यू है जो टोटल 900, आप देख सकते हैं। तो अब आप इवेंट डिफाइन कर सकते हैं, ई एन इजी क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, देख सकते हैं आप, एजी क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, ठीक है। इसी प्रकार आप डी का मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट से होगा हमारा, ठीक है। एम से हमारा होगा एमसीक्यू, आप देख सकते हैं, और टी का मतलब होगा ट्रू फॉल्स। बस ये बात आप थोड़े इवेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन। क्या होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब ई ओब्लिक एम हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एम हमें निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो इजी भी और मल्टीपल भी हो, यहाँ पर इजी और मल्टीपल देख सकते हैं आप यहाँ पर 500, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 500/1 400, ठीक है। एम की प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पर जो एमसीक्यू हो टोटल, तो ये थे 900 अपॉन में 1400, ये कैंसिल, 2 0 से 1 0, मतलब 5/9 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यदि आप टेबल से करते हो तो जल्दी होगा आपका, ठीक है। बाकी हमारा जो कंसेप्ट था वो सिंपल सा ही था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन एमसीक्यू का, हमने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को यूज किया जो कंडीशनल थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पर, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 0 दे रखा है, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो हमें ये क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड, आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ए 0 नॉट पॉसिबल, बी 1/2 ये भी नहीं है, सी नॉट डिफाइंड, तो सी इसका रिक्वायर्ड ऑप्शन है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो इनमें से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पर इसको लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही चीज है यहाँ पर, इससे ये कैंसिल, मतलब हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें राइट ऑप्शन मिलता है ये डी है, और बाकी ऑप्शन जो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता इनका। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज हमारी 13.1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।